हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं हूं राम सर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑब्स्टेट्रिक्स एंड पीडियाट्रिक्स रिलेटेड एमसीक्यू। तो हमने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। आज सेकंड पार्ट में जो रिमेनिंग पीडियाट्रिक के जो एमसीक्यू है वो डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, रेट सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विथ। आपके पास में चार ऑप्शन है कि रेट सिंड्रोम किससे एसोसिएटेड रहेगा। ऑप्शन ए, बाइलरी कोलिक, यूज ऑफ एस्पिरिन विथ वायरल इलनेस, सिकल सेल क्राइसिस, हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। जल्दी सॉल्व करो। ऑप्शन डी रॉन्ग, ऑप्शन सी आल्सो रॉन्ग, ऑप्शन ए आल्सो रॉन्ग। राइट आंसर कौन सा रहेगा? यूज ऑफ एस्पिरिन विथ वायरल इलनेस। यहाँ पर मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, आपका 2 मिनट्स लूंगा। जो रेट सिंड्रोम है इसके अंदर क्या फाइंडिंग मिलेगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्यूट एनसीफेलोपैथी। क्या फाइंडिंग मिलेगी इसके अंदर? अक्यूट एनसीफेलोपैथी, जिसके अंदर जो ऑलवेज ऑलवेज कब हो रहा है? दैट फॉलोज ए वायरल इलनेस। कब हो रहा है ये? दैट फॉलोज ए वायरल इलनेस, ए वायरल इलनेस विथ, ये याद रखना है, इंजेक्शन ऑफ, विथ इंजेक्शन ऑफ कौन सी ड्रग्स? एस्पिरिन। ये इंपॉर्टेंट है। वायरल इलनेस प्लस एस्पिरिन इंजेक्शन। वायरल इलनेस में फॉर एग्जांपल याद रखना है, जैसे चिकन पॉक्स, इसके अलावा कौन सा हो सकता है? मे बी इन्फ्लुएंजा एक्सेट्रा। ठीक है। वायरल इलनेस एपिसोड के साथ में क्या ड्रग्स कौन सी? एस्पिरिन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इस करेक्टराइड बाय, साथ में क्या फाइंडिंग मिलेगी? इस करेक्टराइड बाय, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इस करेक्टराइड बाय सेरेब्रल एडिमा होगा प्लस फैटी चेंजेज ऑफ लीवर। तो इसका डायग्नोसिस के अंदर एक ये फाइंडिंग मिल सकती है, क्या? लीवर बायोप्सी। लीवर बायोप्सी में देखेंगे क्या फाइंडिंग मिलेगी? फैटी चेंजेज ऑफ लीवर। तो अभी आप इतना याद रख लो, रेट सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद द, कौन सी ड्रग से एसोसिएटेड है? यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा? यूज ऑफ एस्पिरिन विथ वायरल इलनेस। फाइंडिंग क्या क्या मिल रही है? एनसिफेलोपैथी प्लस सेरेब्रल एडिमा प्लस फैटी चेंजेज ऑफ लीवर। तो मल्टीपल इसमें सिस्टम क्या हो रहा है, इसमें इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। फिलहाल अभी आप इतना याद रख लो, राइट आंसर कौन सा रहेगा? यूज ऑफ एस्पिरिन विथ वायरल इलनेस। ये चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक तो हो गया आपका रेट सिंड्रोम, सेकेंड वन जो आपको याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम, जो ब्रॉन्ज मेडल होता है, ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम। इसके अलावा जो आपको याद रखना है ग्रे बेबी सिंड्रोम। फोर्थ वन जो आपको याद रखना है ग्रे बेबी सिंड्रोम। एंड फोर्थ वन जो आपको याद रखना है ब्लू बेबी सिंड्रोम। अभी एक आपका क्लियर हो गया, रेड सिंड्रोम, ये हो गया। इसमें इसका लेना देना किसमें है? याद रखना कौन सी ड्रग से है इसका लेना देना? यूज ऑफ एस्पिरिन विथ वायरल इलनेस। वायरल इलनेस में भी चिकन पॉक्स हो गया, इन्फ्लुएंजा एक्सेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट वन जो आपको याद रखना है ब्रोंच बेबी सिंड्रोम। ये किसका कॉम्प्लिकेशन है? आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द फोटोथेरेपी। किसका कॉम्प्लिकेशन है ये? फोटोथेरेपी का कॉम्प्लिकेशन है। जबकि ग्रे बेबी सिंड्रोम आर एसोसिएटेड विद कौन सी ड्रग्स? क्लोरोएम्पिनिकोल। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। जबकि ब्लू बेबी सिंड्रोम आर एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएटेड है ये? साइनोसिस। किससे एसोसिएटेड है ये? साइनोसिस। नेक्स्ट वन अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, सदाबहार क्वेश्चन है, आपको याद रखना ही रखना है। इन इरिक्सन थ्योरी एडोलसेंट डेवलपमेंट, ये याद रखना है इरिक्सन ने कौन सी थ्योरी दी है? डेवलपमेंटल थ्योरी या डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ थ्योरी। ठीक है। उसने एडोलसेंट्स के अंदर कौन सा सेंस प्रेजेंट रहेगा? एडोलसेंट डेवलप ए सेंस ऑफ, ये चार ऑप्शन है, इंटेलेक्ट, ये नहीं होता है। इनिशिएटिव डेवलप एडोलसेंट्स में नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा है?
आइडेंटिटी। कौन सा राइट आंसर है? आइडेंटिटी। अडोलसेंट्स जो एज ग्रुप है ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अकॉर्डिंग टू WHO जो अडोलसेंट्स जो एज ग्रुप है वो कौन से एज ग्रुप को बोलते हैं, ये याद रखना है। 10 to 19 ईयर्स WHO गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, ये आपको याद रखना है। अर्ली अडोलसेंट्स, मिड अडोलसेंट्स एंड थर्ड वन हो गया लेट अडोलसेंट। अर्ली, मिड और लेट। अर्ली में 10 to 13 ईयर्स, मिड के अंदर 13 to 16 ईयर्स और लेट के अंदर 16 to 19 ईयर्स। ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं बात करूं इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ड, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, चलो हम देख लेते हैं। डेवलपमेंटल जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग टोटल 8 सेंस बताए हैं इरिक्सन ने। फर्स्ट वन जो आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ये जो डेवलपमेंटल है, ये जो सेंस है वो कौन से इस ग्रुप में डेवलप होगा? 0 to 1 ईयर। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। दूसरा जो आपको याद रखना है, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम या डाउट। ऑटोनॉमी वर्सेस सेम या डाउट जो होता है कौन सी एज ग्रुप में, ये जो सेंस डेवलप होगा 1 to 3 ईयर्स। थर्ड वन जो आपको याद रखना है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट जो होता है प्री स्कूलर एज ग्रुप। ये आया था रिपीटेड क्वेश्चन जोधपुर एम्स, आपको याद रखना है। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट कौन से एज ग्रुप में डेवलप होता है? प्री स्कूलर एज ग्रुप में ये डेवलप होता है। उसके बाद में जो सेंस डेवलप होगा वो होगा इंडस्ट्री वर्सेस इनफीरियरिटी। इंडस्ट्री वर्सेस इनफीरियरिटी जो डेवलप होगा 6 to 12 ईयर्स। देन आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन 12 to 18 ईयर्स। देन जो आपको याद रखना है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन 18 to 40 ईयर्स। उसके बाद में जो आपको याद रखना है, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन 40 to 65 ईयर्स। लास्ट वन जो आपको याद रखना है, इंटेग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर मोर देन 65 ईयर्स। तो बस सोल्व हो गया। अगर मैं बात करूं इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ये हो गया आपका 3 नंबर्स पे। ये आता है कौन से इस ग्रुप में? प्री स्कूलर। कौन से इस ग्रुप में? प्री स्कूलर। जबकि इंडस्ट्री वर्सेस इनफीरियरिटी ये कौन से इस ग्रुप में आएगा? स्कूलर एज ग्रुप में। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन और सीन्स जो सेंस है वो सीन होगा कौन से इस ग्रुप में? अडोलसेंट्स। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपको ये इरिक्सन थ्योरी याद रखना है। यहाँ पर राइट आंसर कौन सा रहेगा? आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम यहाँ कंज्यूम नहीं करेंगे। कंप्रेशन ऑफ फेशियल नर्व, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से मैं भी प्रोलॉन्ग टाइम कंप्रेस हुई तो क्या हो सकता है? डैमेज ऑफ फेशियल नर्व in the temporal bone will lead to option A GBS, meningocele, Bell's palsy, multiple sclerosis, multiple स्क्लेरोसिस। ये चार ऑप्शन है, आपको पता है
जीबीएस है नहीं, बिकॉज ये कौन सा डिसऑर्डर है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। कौन सा डिसऑर्डर है ये? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसके अंदर क्या फाइंडिंग मिलेगी? असेंडिंग वीकनेस। ज्यादा ये डिस्कस बाद में करेंगे, ओवरऑल बॉडी सिस्टम इसमें इंक्लूड होते हैं। फिलहाल आप इतना याद रख लो, गुलिन्स बेरी सिंड्रोम फेशियल नर्व की वजह से नहीं हो रहा। तो ऑप्शन ए रॉन्ग। मेनिंजोसील्स, इसका मीन्स आप क्या समझ रहे हो? प्रोट्रूजन ऑफ मेनिंजस। मेनिंजस का मीन्स आप सिंपल सा क्या समझ रहे हो? कवरिंग ऑफ सीएनएस। इसका लेना देना भी फेशियल नर्व से नहीं है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस नहीं है, तो राइट आंसर कौन सा रहेगा यहाँ पर? बेल्स पाल्सी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछते हैं एग्जाम में। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ बेल्स पाल्सी? मैं बात करूं, आल्सो नॉन एज द बेसियल। बेल्स पाल्सी का दूसरा नाम क्या है? दैट इज आल्सो नॉन एज द फेशियल पाल्सी। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछते हैं, फेशियल पाल्सी आर अकर ड्यू टू डैमेज ऑफ, किसकी डैमेज होने से हो रही है? डैमेज ऑफ क्रेनियल नर्व सेवंथ। कौन सी? क्रेनियल नर्व सेवंथ। और वो कौन सी होती है? नंबर सेवंथ की कौन सी नर्व होती है? फेशियल नर्व। ये मैं बाद में डिस्कस करेंगे, ये सेंसरी होती है, मोटार होती है। आप अपना आंसर कमेंट्स बॉक्स में रखना है, ये मोटार नर्व होती है या सेंसरी नर्व होती है, ये हम डिस्कस बाद में करेंगे। फिलहाल अभी आप इतना याद रख लो, कंप्रेशन ऑफ फेशियल नर्व, डैमेज ऑफ फेशियल नर्व, लेना देना कौन सा है इसका? कौन सा डिसऑर्डर रहेगा? बेल्स पाल्सी। नेक्स्ट वन अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड होता है, ये सारे बहुत बार बहुत से एग्जाम में होते हैं। जल्दी से इन सब का राइट आंसर बताना आपको, कमेंट्स करके अपने आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिख आपको देना है। रिबन लाइक स्टूल। नेक्स्ट वन आपसे पूछे, राइस वाटर स्टूल। राइस वाटर स्टूल, व्हाइट स्टूल, करंट जेली लाइक स्टूल। करंट जेली लाइक स्टूल, ये भी एग्जाम में पूछते हैं। दूसरा और एग्जाम में पूछते हैं, अगर आपसे पूछे क्ले कलर्ड स्टूल। कौन सा स्टूल? क्ले कलर्ड स्टूल। ये भी बार बार रिपीटेड होता है एग्जाम में, आपको याद रखना है। कौन सा? क्ले कलर्ड स्टूल। क्ले कलर्ड स्टूल ज्यादा हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। टेरी ब्लैक स्टूल, और दो ये भी एग्जाम में पूछते हैं। सीडी येलो स्टूल, अगर आपसे पूछे पेल येलो टू लाइट ब्राउन स्टूल। पेल येलो टू लाइट ब्राउन स्टूल, ये सारे इंपॉर्टेंट है, सॉल्व करेंगे। आप तब तक अपना राइट आंसर अपना कमेंट्स बॉक्स में जरूर शेयर करें, ठीक है? सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। करंट जेली लाइक स्टूल containing blood and mucus among 3 months to 3 years old child is suspected to have। फाइंडिंग क्या मिल रही है आपको यहाँ पर? करंट जेली लाइक स्टूल, जिसके अंदर में भी ब्लड और म्यूकस प्रेजेंट है, ठीक है? ये 3 महीने से लेकर 3 years ओल्ड चाइल्ड। आपको इसके बेस पे डायग्नोस करना है, सस्पेक्टेड करना क्या कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है। ऑप्शन ए हिट्सप्रंग डिजीज, इसमें तो ये फाइंडिंग मिलेगी नहीं, बिकॉज इसमें जो फाइंडिंग मिलती है वो क्या मिलती है? रिबन लाइक स्टूल। क्या फाइंडिंग मिलती है इसमें? रिबन लाइक स्टूल की इसमें फाइंडिंग मिलती है। तो ऑप्शन ए रॉन्ग। ऑप्शन बी नॉट एसोसिएटेड विद द करंट जेली लाइक स्टूल,
आल्सो ऑप्शन सी नॉट एसोसिएटेड। तो राइट आंसर क्या रहेगा? इंट्यूससेप्शन। क्या रहेगा राइट आंसर? इंट्यूससेप्शन। ठीक है, हो गए हमारे। चलो सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चन को। रिबन लाइक स्टूल, रिबन लाइक स्टूल आर सीन इन कौन सा डिसऑर्डर? हिटस्प्रंग डिजीज। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिटस्प्रंग डिजीज का अनदर नेम क्या है? तो ये एग्जाम में पूछते हैं। दैट इज आल्सो नोन एज द कंजेनाइटल एगैंग्लियोनिक, कंजेनाइटल एगैंग्लियोनिक मेगाकोलन। राइस वाटर स्टूल आर सीन इन कौन सा डिसऑर्डर? कॉलेरा। जबकि व्हाइट स्टूल आर सीन इन बेरियम स्वेलो इंटेक। अपर जीआईटी एग्जामिनेशन के दौरान यदि बेरियम इंसर्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग के 72 आवर्स फर्स्ट आवर्स में ना कौन सा स्टूल पास आउट होगा? व्हाइट स्टूल। करंट जेली लाइक स्टूल आर सीन इन कौन सा डिसऑर्डर? इंट्यूससेप्शन। ये भी इंपॉर्टेंट है। इंट्यूससेप्शन में मोस्ट कॉमन साइट कौन सी इन्वॉल्वमेंट होती है? तो ये याद रखना है, इलियोसिकल रीजन। ये हम डिस्कस करेंगे बाद में, नहीं ज्यादा हो जाएगा। इंट्यूससेप्शन में सबसे मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है? इलियोसिकल रीजन। क्ले कलर्ड स्टूल आर सीन इन कौन सा डिसऑर्डर? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। जॉन्डिस पढ़ा है ना? ठीक है, पढ़ा तो आप ये बताओ, नियोनेटल बिलिरुबिन में, इस क्वेश्चन आपके लिए है ना, होमवर्क है। नियोनेटल हाइपर बिलिरुबिनेमिया में, नियोनेटल हाइपर बिलिरुबिनेमिया में बिलिरुबिन का लेवल कितना हो जाएगा? बिलिरुबिन का लेवल कितने से ज्यादा होने पर हम उसे क्या बोलेंगे? नियोनेटल हाइपर बिलिरुबिनेमिया। आप कमेंट्स करके अपना आंसर शेयर करना है कमेंट्स बॉक्स में। टेरी ब्लैक स्टूल आर सीन इन, ये याद रखना है, अपर जीआईटी ब्लीडिंग। अपर जीआईटी ब्लीडिंग में टेरी ब्लैक स्टूल। फीडिंग येलो स्टूल कौन से बेबी में मिलेगा? ये फाइंडिंग मिलेगी ब्रेस्ट फीड न्यूबॉर्न। किसमें? ब्रेस्ट फीड न्यूबॉर्न। जबकि पेल येलो टू लाइट ब्राउन स्टूल फॉर्मूला, फॉर्मूला फीड न्यूबॉर्न। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और इसे याद रखना है, ये बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। करंट जेली लाइक स्टूल कौन सी फाइंडिंग में मिलेगी? ये इंट्यूससेप्शन। नेक्स्ट वन अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछते हैं। बल्जिंग सेक लाइक लीजन, बल्जिंग सेक लाइक लीजन, bulging sac like lesion filled with spinal fluid plus spinal cord element is known as the, आपके पास में ये चार ऑप्शन है, मेनिंजोसील, माइलोमेनिंजोसील, हाइड्रोसिपेलस, स्पाइना बाइफिडा, ऑकल्टा। मेनिंजोसील, इसका मीन्स तो आप क्या समझ रहे हो? ओनली प्रोट्रूजन ऑफ मेनिंजस। ठीक है, कवरिंग ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैं सिंपल सा बात करूं, जैसे स्पाइनल कॉर्ड और ये इसकी क्या हो गई? कवरिंग। ठीक है, अगर मैं बात करूं ओनली मेनिंजस का प्रोट्रूजन हो रहा है, ओनली मेनिंजस का प्रोट्रूजन हो रहा है, तब तो उसे क्या बोलेंगे?
मेनिंजोसील। क्या बोलेंगे उसमें? मेनिंजोसील। तो यहाँ पर स्पाइनल कोड एलिमेंट नहीं है, तो ऑप्शन ए रॉन्ग। माइलो वर्ड जहां पर भी है इसका लेना देना किससे है? स्पाइनल कोड। और मेनिंजोसील का मीन्स मेनिंजस। तो यहाँ पर मेनिंजस प्लस स्पाइनल कोड बोथ इन्वॉल्वमेंट है, तो राइट आंसर कौन सा रहेगा? माइलो मेनिंजोसील। व्हाट इज द मीन्स ऑफ हाइड्रोसिपेलस? इसका मीन्स आप क्या समझ रहे हो? हाइड्रोसिपेलस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर या तो CSF का प्रोडक्शन ज्यादा हो गया या फिर इसका अब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है। ठीक है, अब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, उस कंडीशन ऑफ इम्बैलेंस को हम क्या बोल रहे हैं? हाइड्रोसिपेलस। यहाँ पर से नहीं बनेगा, तो ऑप्शन सी आल्सो रॉन्ग। स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा में स्पाइनल कोड प्रोट्रूज नहीं होगा। सिंपल सा मैं बात करूं, एनटीडीएस। पहला क्वेश्चन तो यही पूछते हैं, व्हाट इज द मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ एनटीडीएस? सबसे सीवियर फॉर्म ये याद रखना है, क्रेनियो रेक्टिसिस। इसके 3 टाइप्स है एनटीडीएस के। कितने टाइप्स है? 3 टाइप्स। क्रेनियो रेक्टिसिस, सेकेंड वन टाइप्स एनेंसिपेली, थर्ड वन टाइप्स है इसका स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा के भी 2 टाइप्स, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। इसके भी 2 टाइप्स, मेनिंजोसील एंड सेकंड वन जो टाइप्स है माइलो मेनिंजोसील। कितने टाइप्स है? माइलो मेनिंजोसील। तो पहला क्वेश्चन तो यही हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये पूछते हैं, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क है, आपको कमेंट्स करके राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन ये है माइलो मेनिंजोसील, माइलो मेनिंजोसील मोस्ट कॉमनली involves which region of spine? which region of spine? ये प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है। ऑप्शन ए सर्वाइको डोर्सल रीजन, सर्वाइको डोर्सल रीजन। बी ऑप्शन है डोर्सो लंबर रीजन, डोर्सो लंबर रीजन। सी ऑप्शन है लंबोसैक्रल रीजन, लंबोसैक्रल रीजन। एंड डी ऑप्शन है सैक्रोकॉक्सियल रीजन, सैक्रोकॉक्सियल रीजन। ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, बार बार एग्जाम में पूछते हैं। क्वेश्चन ये है माइलोमेनिंजोसील मोस्ट कॉमनली involves which region of spine? which region of spine? ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, सर्वाइको डोर्सल, डोर्सो लंबर, इसके अलावा लंबोसेक्रल, ऑप्शन डी है सैक्रोकॉक्सियल। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा यहाँ पर? लंबोसेक्रल रीजन। तो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जो याद रखना है, मैं बात कर रहा हूं किसकी? माइलो मेनिंजोसील। माइलो मेनिंजोसील में मोस्ट कॉमन जो रीजन जो इन्वॉल्व होता है वो कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ये याद रखना आपको, राइट आंसर क्या रहेगा? लंबोसैक्रल रीजन। अराउंड
75% केसेस के अंदर जो मैं बात करूं, जो स्पाइनल कोड प्लस मेनिंजस जो दोनों का प्रोट्रूजन हो रहा है, वो कौन सा एरिया होता है? वो एरिया कौन सा रहेगा? लंबोसेक्रल एरिया रहेगा। कौन सा रीजन रहेगा? लंबोसेक्रल रीजन। एक और क्वेश्चन वन लाइनर आपको याद रखना है, ये डिस्कस मैं बाद में करूंगा। मोस्ट कॉमन साइट्स फॉर herniation of an intervertebral disc। इंटरवर्टिब्रल डिस्क की है ना, जो हर्निया होता है, उसकी सबसे कॉमन साइट कौन सी होती है? या तो L4 L5 या फिर L5 या S1। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एनटीडीएस रिगार्डिंग। क्वेश्चन था हमारा बल्जिंग सेक। ये जो बल्जिंग सेक है ये हो गया, ठीक है, जिसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? बल्जिंग सेक के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? पहला तो स्पाइनल फ्लूइड और साथ में क्या है? स्पाइनल कोड एलिमेंट। तो डेफिनेटली इसके अंदर बहुत इन्वॉल्वमेंट है मेनिंजस प्लस स्पाइनल कोड। इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? माइलोमेनिंजोसील। अच्छा क्वेश्चन है और आपको याद भी रखना है। क्वेश्चन ये है, व्हेन कंसीडरिंग द प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिमेंबर दैट। आपको इन चार ऑप्शन के बेस पे राइट आंसर सिलेक्ट करना। ऑप्शन ए, गेस करो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, डेवलपमेंटल occurs evenly with periods of no growth occurring every third year। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एवरी थर्ड ईयर में कोई ग्रोथ नहीं होगी? ऑप्शन ए रॉन्ग। नेक्स्ट वन, ऑप्शन बी, ऑल चिल्ड्रेन शुड ग्रो इन द सेम रेट। ये ऑप्शन सही है कि सभी बच्चों में जो ग्रोथ होगी वो सेम रेट से होगी। ऑप्शन बी आल्सो रॉन्ग। ऑप्शन सी, although developmental occurs in an orderly sequence। सही है, जो डेवलपमेंट है वो ऑर्डरली के हिसाब से है ना, करेक्ट ऑर्डर सीक्वेंस में हो रहा है। द रेट में वेरी बिटवीन इंडिविजुअल। रेट क्या हो सकती है? वेरिएबल हो सकती है हर इंडिविजुअल में। अभी मान लेते हैं ये भी क्या अपना सही है। मोस्ट चिल्ड्रेन कैन रन बिफोर दे वॉक। ऐसा पॉसिबल है कि चाइल्ड वॉक करने से पहले रन करना सीखेगा? नहीं, पहले वॉक करना सीखेगा, देन उसके बाद में रन करना सीखेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन डी भी क्या है इसके अंदर? रॉन्ग। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद भी रखना है। द कॉम्प्लिकेशन फॉर वीएसडी। व्हाट इज द वीएसडी? इसका मीन्स क्या हो, समझ रहे हो? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स। हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं? हार्ट के टोटल 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4। 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। एक तो हो गया आपका राइट एट्रियम, एक हो गया आपका लेफ्ट एट्रियम, एक हो गया आपका राइट वेंट्रिकल और एक हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। इस डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है, इन दोनों वेंट्रिकल के बिटवीन बाईपास एक अबनॉर्मल ओपनिंग प्रेजेंट है। तो इसकी डेफिनेशन यही है, VSD इज डिफाइंड एज द, मैं बात करूं अब नॉर्मली नहीं, अब नॉर्मल ओपनिंग प्रेजेंट किस किस के बिटवीन?
between right ventricle and left ventricle, between right ventricle and left ventricle is known as the, क्या बोलेंगे उसे, VSD। अब जो ब्लड है वो किधर जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से किधर ट्रांसफर हो रहा है, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल में ब्लड ज्यादा आएगा तो डेफिनेटली इसकी वजह से इसकी क्या होगी, हाइपरट्रोफी होगी। क्या कॉम्प्लिकेशन होगा इसका, राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी की वजह से बताओ पल्मोनरी ब्लड फ्लो ज्यादा होगा या कम, पल्मोनरी ब्लड फ्लो ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। पल्मोनरी ब्लड फ्लो ज्यादा होने की वजह से इसका जो पहला कॉम्प्लिकेशन है वो क्या होगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। किसका कॉम्प्लिकेशन की बात कर रहा हूं मैं, VSD है ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए, एक कॉम्प्लिकेशन क्या होता है इसका, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। जितना ज्यादा प्रेशर होगा, जितना ज्यादा हार्ट का एनलार्जमेंट होगा, जितना ज्यादा ब्लड फ्लो होगा, टेंडेंसी किसकी बढ़ेगी, हार्ट फेलियर। ऑप्शन बी आल्सो राइट, इसका कॉम्प्लिकेशन होता है। ऑप्शन सी, एंडोकार्डाइटिस। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, ये भी याद रखना है, मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ VSD। राइट आंसर कौन सा रहेगा, एंडोकार्डाइटिस। कौन सा है, एंडोकार्डाइटिस। ऑप्शन बी, CP। सेरेब्रल palsy are not associated with the VSD। क्वेश्चन क्या था हमारा, the complication of VSD are as follows except means कौन सा नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा, सेरेब्रल palsy। यहाँ पे डी ऑप्शन क्या रहेगा इसमें, रॉन्ग रहेगा। नेक्स्ट वन अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड होता है, आपको याद भी रखना है। A ganglionic disease of the intestinal tract which causes inadequate motility। फाइंडिंग है यहाँ पर, किसकी डिजीज है ये, गैंग्लियन सेल्स की डिजीज है। तो कहाँ प्रेजेंट होती है, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। उसकी वजह से जो इंटेस्टाइनल जो मोटिलिटी है वो क्या हो रही है, यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। तो ये सारी कंडीशन ये चार ऑप्शन में से किसमें फाइंडिंग मिलेगी। अल्सरेटिव कोलाइटिस, यहाँ पर अल्सर हो रहे हैं, इसका लेना देना नहीं है, इसका भी नहीं है। डायवर्टिकुलस डिजीज, तो राइट आंसर कौन सा रहेगा, हिर्सप्रंग डिजीज। बिकॉज जो हिर्सप्रंग डिजीज है इसका दूसरा नाम क्या है, हिर्सप्रंग डिजीज का दूसरा नाम क्या रहेगा, आल्सो नोन एज, क्या बोलेंगे उसे, आल्सो नोन एज कंजेनाइटल एगेंग्लियोनिक मेगाकोलन। क्या बोलते हैं इसे, कंजेनाइटल एगेंग्लियोनिक मेगाकोलन। मेगाकोलन का मीन्स एनलार्जमेंट ऑफ, सॉरी है ना, कोलन का क्या हो रहा, साइज ज्यादा हो रही है। इसमें गैंग्लियन सेल्स क्या होती है, इस डिसऑर्डर के अंदर गैंग्लियन सेल्स क्या होती है, एब्सेंस होती है। तो ये याद रखना आपको, कंजेनाइटली एब्सेंस ऑफ गैंग्लियन सेल्स इन द कॉलन या रेक्टम, उसकी वजह से रिजल्टिंग इन इंक्रीज साइज ऑफ कॉलन इज नॉन एज द, क्या बोलेंगे, हिर्सप्रंग डिजीज। अब कोलन की साइज ज्यादा, वहां पर नर्वस सिस्टम क्या हो रहा, अफेक्ट हो रहा, अफेक्ट हो रहा तो मोटिलिटी कम होगी, कम होगी तो कौन सा डिसऑर्डर होगा, हिर्सप्रंग डिजीज। इसके रिगार्डिंग अगर आपसे पूछे हिर्सप्रंग डिजीज का मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन कौन सा होगा, ये याद रखना है, दैट इज द एंटेरोकोलाइटिस। कौन सा होता है, एंटेरोकोलाइटिस। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, इंट्यूससेप्शन, और भी हो सकता है वॉल्वुलस। छोड़ो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल इतना याद रख लो
कि गैंग्लियोनिक जो डिजीज है इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की होती है, जिसकी वजह से मोटिलिटी नहीं होगी, मींस डेफिनेटली उसका लेना देना किससे रहेगा, हिर्स्प्रंग डिजीज। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, द क्लेफ्ट पैलेट यूजुअली रिपेयर्ड, द क्लेफ्ट पैलेट यूजुअली रिपेयर्ड, ये चार ऑप्शन है आपके पास में, 3 months, 2 to 3 months, 6 months, 12 to 4, 18 months, 12 to 18 months। क्या राइट आंसर होगा, सॉल्व करो। क्या राइट आंसर है, 12 to 18 months। Anyone know what is the another name of the cleft palate? तो ये दो टर्म्स है, क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। पहला क्वेश्चन तो यही, इन दोनों का दूसरा नाम क्या है, आल्सो नॉन एज, ये याद रखना आपको, ओरोपेशियल क्लेफ्ट। क्या इसका दूसरा नाम, ओरोपेशियल क्लेफ्ट। अब मैं बात करूं, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट लिप का दूसरा नाम क्या होगा, क्लेफ्ट लिप आल्सो नोन एज हेयर लिप, आल्सो नोन एज द चिलोस्किसिस, जबकि आपसे पूछे क्लेफ्ट पैलेट का दूसरा नाम क्या रहेगा, दैट इज आल्सो नोन एज द, क्या बोलेंगे इसे, आल्सो नोन एज द पैलेटो स्कीसिस। ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आपको कमेंट्स करके इसका राइट आंसर बताना है। व्हाट इज द मीन्स ऑफ फायरिंग रॉबिन सिंड्रोम। ठीक है, सॉल्व करेंगे। पहले ये बताओ, कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ लिप्स, बात करूं ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड लिप्स का फॉर्मेशन कब हो जाता है, ये याद रखना 5 to 8 वीक, जबकि कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ पैलेट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड ये कब डेवलप होता है, ये भी आपको याद रखना है 12 to 18 months ऑफ गेस्टेशनल एज, है ना, ये एम्ब्रियोनिक पीरियड, सॉरी। ठीक है, ये याद रखना है, गेस्टेशनल एज कितनी रहेगी एम्ब्रियोनिक पीरियड में, कौन सा, लिप्स, और 12 to 18 मंथ्स में क्या डेवलप हो रहे हैं, पैलेट। अगर ये डेवलप नहीं हुए, 8 बर्थ इनका प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हुआ है, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो डेफिनेटली उस डिसऑर्डर को हम क्या बोल रहे हैं, क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। ओनली लिप इन्वॉल्वमेंट है क्लेफ्ट लिप, पैलेट इन्वॉल्वमेंट है क्लेफ्ट पैलेट, बोथ इन्वॉल्वमेंट है CLCP। तो ये आपको याद रखना है, बार बार एग्जाम में पूछते हैं। हाँ, व्हाट इज द मीन्स ऑफ फायरे रॉबिन सिंड्रोम, ये भी आपको याद रखना है। इसके अंदर 3 डिसऑर्डर आते हैं, कितने डिसऑर्डर, 3 डिसऑर्डर आते हैं फायरे रॉबिन सिंड्रोम। पहला जो आपको याद रखना है, इसके अंदर जो इन्वॉल्वमेंट होता है क्लेफ्ट पैलेट। सेकंड वन जो आपको याद रखना है, इसके अंदर कौन सा डिसऑर्डर, ग्लोसोटोसिस। एंड थर्ड वन जो आपको याद रखना है, माइक्रोग्नेथिया। एनीवन नो अबाउट द माइक्रोग्नेथिया ग्लोसोटोसिस, ये आपके लिए है ना, कमेंट्स करके इसका राइट आंसर आपको बताना है। हम इतना डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं बाकी क्वेश्चन रह जाएंगे। हाँ, फिलहाल इतना याद रख लो, क्लेफ्ट लिप के लिए जो सर्जरी परफॉर्म करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज नॉन एज द, क्या बोलेंगे उसे, चीलोप्लास्टी। क्या बोलेंगे उसे, चीलोप्लास्टी, या इसी का दूसरा नाम है चिलोरेपी। क्या बोलेंगे इसी को, चिलोप्लास्टी या चिलोरेपी। ठीक है, ये यूजुअली कब करते हैं, 2 to 3 months ऑफ
2 to 3 months of age. लिप वाली, जबकि क्लेफ्ट पैलेट की जो सर्जरी है उसको हम क्या बोलेंगे, पैलेटोप्लास्टी। ये इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन पूछते हैं ना, सदाबहार क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। दैट इज आल्सो नोन एज द स्टेफाइलोरेफी। और ये यूजुअली कब परफॉर्म कर रहे हैं, 12 to 18 मंथ्स ऑफ एज। स्टेफाइलोरेपी, पैलेटोप्लास्टी, चिलोप्लास्टी मैं इतना ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, ये क्लास हम बाद में लेंगे। इसके लिए कौन सी पोजीशन आफ्टर चिलोप्लास्टी देंगे, इसमें पोजीशन कौन सी रहेंगी, ये भी आपको कमेंट्स करके इसका राइट आंसर बताना है। नहीं है तो आप हमारे हेल्पलाइन है ना, टोल फ्री नंबर पे कॉन्टेक्ट करना। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, ये आ गया, सोल्व हो गया। द क्लेफ्ट पैलेट यूजुअली रिपेयर 12 to 18 months। पैलेट के लिए कौन सी सर्जरी, P4 पैलेट, P4 पैलेटोप्लास्टी। ये याद रखना है, P4 पैलेटोप्लास्टी, स्टेफाइलोरेपी। ठीक है, इसके रिगार्डिंग मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं करूंगा। क्वेश्चन ये है, द ब्रेन रीजन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलंटरी मस्कुलर मूवमेंट पोस्चर बैलेंस। कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स जहां पर भी है, इसको लेना देना सोचना ही नहीं है। राइट आंसर कौन सा रहेगा, सेरेबेलम। कौन सा रहेगा इसका राइट आंसर, सेरेबेलम। ठीक है, कोऑर्डिनेशन का लेना देना किससे रहेगा, सेरेबेलम। ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, आपको याद रखना है। आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड बाय, एनीवन नो, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी, रिकवरिंग फ्रॉम डिजीज, बीइंग ब्रेस्टफीड, एक्सपोजर टू डिजीज। राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, इम्यूनाइजेशन विथ एंटीबॉडी रेस्पॉन्स। तो आर्टिफिशियली जो एंटीबॉडी है ना, जो अपने को रिसीव हो रही है, वो कौन से टाइप की इम्यूनिटी है, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कौन सी इम्यूनिटी है ये, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। चलो लेट्स हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इम्यूनिटी दो टाइप्स की है, मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। एक तो हो गई इनेट और एक हो गई आपकी एक्वायर्ड। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, जो बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, वो कौन सा है, एक्वायर्ड। एक्वायर्ड के भी दो टाइप्स, एक तो हो गया आपका नेचुरल, एक हो गया आपका आर्टिफिशियल। कौन सा, एक तो हो गया आपका नेचुरल और दूसरा कौन सा हो गया, आर्टिफिशियल। इनके भी दो दो टाइप्स, कितने टाइप्स हैं इनके भी, दो टाइप्स है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। या मैं सिंपल सा बात करूं, इसके भी दो टाइप्स, एक्टिव या पैसिव। इसके भी दो टाइप्स, एक्टिव पैसिव। ये पैसिव वर्ड जहां पर भी है, इसका मीन्स क्या होगा, बनी बनाई एंटीबॉडी। क्या होगा इसका मीन्स, बनी बनाई एंटीबॉडी। ठीक है, नेचुरली एक्टिव इम्यूनिटी, ये आपको याद रखना है। नेचुरली एक्टिव इम्यूनिटी जैसे एक्सपोजर टू डिजीज, कोई भी डिजीज एक्सपोज हुई और एक्सपोज होने के बाद में बॉडी इसके अगेंस्ट में क्या बना ली, एंटीबॉडी। अब जो इम्यूनिटी बनी है वो कौन सी बनी है, नेचुरली एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये याद रखना है, आफ्टर एक्सपोज टू एक्सपोजर टू ए डिजीज, फॉर एग्जांपल कौन सा, मीजल्स, चिकन पॉक्स, मीजल्स, चिकन पॉक्स। ठीक है, ये आपको आ गया समझ में। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, एक होता है आर्टिफिशियल पैसिव और एक होता है नेचुरल पैसिव। नेचुरल पैसिव को आपको याद रखना है, दैट इज द थ्रू प्लेसेंटा फीटस को जो इम्यूनिटी रिसीव हो रही है, फॉर एग्जांपल कौन सी, आईजीजी, ब्रेस्ट फीड। ठीक है, आईजीए। तो ब्रेस्ट फीड में कौन सी रहेगी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। एक्सपोजर में कौन सी रहेगी,
नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, अगर आपसे मैं बात करूं आर्टिफिशियली एक्वायर्ड ठीक है, आर्टिफिशियली एक्टिव और आर्टिफिशियली पैसिव, ये दो टाइप्स की आपको याद रखना है। ठीक है, फिलहाल अभी आप इतना याद रख लो। आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड बाय, कहां से रहेगा इसका राइट आंसर, इम्यूनाइजेशन विद एंटीबॉडी रेस्पॉन्स। ये हमें बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल अभी आप इतना याद रख लो। एक्टिव जो नेचुरल इम्यूनिटी है दैट इज द वो आफ्टर इन्फेक्शन, और एक्टिव ठीक है, नेचुरली जो पैसिव इम्यूनिटी है दैट इज द कौन सी रह रही है, थ्रू द ब्रेस्ट फीड ब्रेस्ट मिल्क। आर्टिफिशियली एक्टिव इम्यूनिटी इसका एग्जांपल आना आफ्टर वैक्सीनेशन, जो वैक्सीन से मिल रही है वो कौन सी मिल रही है, आर्टिफिशियल एक्टिव। और पैसिव से दैट इज द डिप्थीरिया, है ना, इंजेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज फॉर एग्जांपल डिप्थीरिया टिटनस एक्सेट्रा। फिलहाल आप इतना याद रख लो ये कौन से एग्जांपल है कौन से नहीं है। ठीक है, ये आ गया सुनने। आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड बाय इम्यूनाइजेशन विद एंटीबॉडी रेस्पॉन्स। नेक्स्ट वन अच्छा क्वेश्चन है, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म आर एज फॉलोइंग एक्सेप्ट। ठीक है, ये याद रखना है, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए फिनाइल कीटोनूरिया, टाइसेक्स डिजीज, सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा इसमें, टर्नर सिंड्रोम। कौन सा रहेगा, टर्नर सिंड्रोम। इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म इसका मीन्स क्या समझ रहे हो, ये एक है ना जेनेटिक या इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। कौन से डिसऑर्डर है ये, जेनेटिक या फिर मैं बात करूं इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, जिसके अंदर क्या फाइंडिंग मिलेगी, जो एंजाइम है जिसके अंदर क्या फाइंडिंग मिलेगी, इस एंजाइम के अंदर डिफेक्ट हो रहा है, फॉर द एंजाइम के अंदर डिफेक्ट है जिसकी वजह से बायोकेमिकल और मेटाबॉलिक पाथवेज अफेक्टेड होगा, बायोकेमिकल एंड मेटाबॉलिक पाथवेज क्या हो रहा है, अफेक्टेड हो रहा है। सिंपल सा आप इतना याद रख लो, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस है वो क्या हो रहा है, अल्टर्ड हो रहा है। इन हेरिडेटरी या जेनेटिक डिसऑर्डर, तो फिर पीकेयू आल्सो इन हेरिडेटरी डिसऑर्डर, टाइसेक्स, सिस्टिक फाइब्रोसिस। और इसका लेना देना किससे है, दैट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने रह जाते हैं इसमें, 45 क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर नहीं है। नेक्स्ट वन अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू मॉनिटर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रेन। व्हाई इम्पोर्टेंट क्यों है बच्चों के लिए ग्रोथ एंड मॉनिटर का, स्टडिंग ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन हेल्प्स टू डिटरमाइन नॉर्मल रेंज। नहीं, अर्ली डिटेक्शन of potential problem leads to early care and treatment। सही है ना, सही है, जितना जल्दी है ना अपने को प्रॉब्लम पता लगा उतना ही हम फाइंड आउट जो केयर है ट्रीटमेंट है वो इनिशिएट करेंगे। इसलिए बच्चों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मॉनिटर करना जरूरी होता है। ऑप्शन सी देखो, पेरेंट्स नीड टू रीअश्योर और प्रोफेशनल टू नो देयर चिल्ड्रंस एंड हेल्थ, ये लेना देना इससे नहीं है प्रोफेशनल से। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इंपॉर्टेंट फॉर रिसर्च है, इंपॉर्टेंट, बट यहाँ पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ज्यादा
जो बेटर है वो कौन सा रहेगा? जो प्रॉब्लम है उनको अर्ली डिटेक्ट करो ताकि उनका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो सके। नेक्स्ट वन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद भी रखना है। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। रेफ्रिजरेटेड ब्रेस्ट मिल्क should not be used if it is beyond मीन्स रेफ्रिजरेटेड ब्रेस्ट मिल्क को कितने टाइम के बाद में आप यूज नहीं कर सकते हैं? 1 वीक, 2 वीक, 2 मंथ, 48 आवर्स। क्या राइट आंसर रहेगा? एनीवन नो? इन ऑप्शन के बेस पे तो क्या रहेगा? 48 आवर्स। क्या रहेगा इन ऑप्शन के बेस पे? 48 आवर्स। ये सारे आपको याद रखने हैं। जो मैं बात करूं, जो ब्रेस्ट मिल्क की मैं बात करूं, जो एक्सप्रेस जो ब्रेस्ट मिल्क है उसको आप स्टोर कितनी देर तक कर सकते हैं? एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क कैन बी स्टोर्ड, आपको कितने टाइम तक उसको स्टोर कर सकते हो? जैसे ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूम टेम्परेचर पे, रेफ्रिजरेटर में, डीप फ्रीजर में, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। रूम टेम्परेचर पर ब्रेस्ट मिल्क को दैट इज द कितने आवर्स के लिए? 8 to 10 आवर्स। इसका ज्यादा बेस्ट कब रहेगा? 24 आवर्स। रेफ्रिजरेटर में 24 आवर्स तक स्टोर कर सकते हैं, बट मे भी है ना वेरिएबल 48 आवर्स, यहाँ ज्यादा है, बट इन ऑप्शन के बेस पे राइट आंसर 48 आवर। वैसे रेफ्रिजरेटर में कितनी देर स्टोर रखते हैं? 24 आवर्स। डीप फ्रीजर में इसको 3 मंथ्स तक स्टोर कर सकते हैं। डीप फ्रीजर का मीन्स यहाँ पर -20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी याद रखना है, ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करने के लिए जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया है उसका नाम क्या है? बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल ऑफ इनिशिएटिव, BFHI, जो लॉन्च किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है 1992 को। ये सारे इम्पोर्टेंट है। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएशन, ठीक है। आपको ये सारे याद रखने हैं। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये चारों के चारों। आगे सुनने, ब्रेस्ट मिल्क को, ब्रेस्ट जो मिल्क है एक्सप्रेस जो है ना उसको रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं 8 to 10 आवर्स, 8 to 10 आवर्स। और रेफ्रिजरेटर में उसको स्टोर कर सकते हैं 24 आवर्स। डीप फ्रीजर में उसको 3 मंथ्स तक कर सकते हैं, है ना। ये 24 से 48 हो सकते हैं, बट 48 ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, the patient with appendicitis usually exhibit the following clinical manifestation। ये हो गया सॉल्व। इनमें से जहां पर भी मैक बढ़ने पॉइंट्स आए वो कौन सा रहेगा? राइट आंसर। तो रीबाउंड टेंडरनेस एट द मैक बढ़ने पॉइंट्स, ये इम्पोर्टेंट है। ये अपेंडिसाइटिस से रिगार्डिंग मैं बहुत सारे क्वेश्चन बाद में भी डिस्कस करूंगा। फिलहाल अभी आप ना याद रख लो, ट्री बाउंड टेंडरनेस एट द नेक बर्ने पॉइंट्स, ठीक है। इसका लेना देना किससे है? किससे इसका लेना देना? अपेंडिसाइटिस से इसका लेना देना है। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।